नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज राहु काल शाम 5:10 से 6:46 तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हिंसा, 15 पुलिसकर्मी घायल, 120 से अधिक लोग गिरफ्तार, इंटरनेट बंद। सुप्रीम कोर्ट ने तय की राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर डिसीजन लेने की डेडलाइन, न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसले से रुकेगी मनमानी। जम्मू कश्मीर में 1400 से ज्यादा मंदिरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा, कीमत 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक। नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या, घसीट कर ले गया और शव को खेत में दफनाया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, संपत्ति की अटैच, संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू। पिता की चाय में नशे की गोली और फिर प्रेमी को बुलाकर कुल्हाड़ी से काट डाला। सुखबीर बादल चौथी बार बने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, बोले पार्टी की सेवा में जान कुर्बान कर दूंगा। करणी सेना ने लहराई तलवारें बंदूकें, पुलिस के छूटे पसीने। सपा सांसद रामजी सुमन का घर छावनी में तब्दील। अंबेडकर की प्रतिमा रखने को लेकर बवाल, पथराव में महिला थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। भाभी ने ले ली देवर की जान, पति संग पहले उतारा मौत के घाट, फिर बाइक से ले जाकर नहर में फेंकी लाश। इजराइल ने 1000 सैनिकों की नौकरी से निकाले गए सैनिकों ने उठाए थे गाजा युद्ध पर सवाल। सोने के बड़े भाव से शुरू हुआ नया चलन, शादी ब्याह के लिए पुराने आभूषण बेचकर खरीद रहे नए गहने। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ बोर्ड पर उठे सियासी घमासान की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में वक्फ अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी वाहन सहित कई अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई जगह पुलिस पर बम फेंके गए और गोलीबारी भी की गई। मुर्शिदाबाद जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिंसाग्रस्त इलाकों में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राष्ट्रपति को फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण बताए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समयावधि तय कर दी। ये फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से जुड़ा एक मामले के संबंध में आया है। राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेजा गया था, जबकि राज्य विधानसभा उन पर पहले ही पुनर्विचार कर चुकी थी। न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास किसी विधेयक पर पूर्ण वीटो का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 1400 से अधिक मंदिरों की संपत्ति पर अवैध कब्जा है, जिसका मूल्य करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति ने वक्फ कानून की तरह कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष कानून बनाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। संघर्ष समिति का कहना है कि 1990 के दशक से जब हजारों आध्यात्मिक पंडितों ने कश्मीर छोड़ा तो समुदाय के मंदिरों और धार्मिक भूमियों पर बड़े पैमाने पर कब्जा हो गया था। 1400 से अधिक हिंदू मंदिर और उनकी संपत्ति खतरे में है या नष्ट हो गई है। संघर्ष समिति के अनुसार जिस मंदिर प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया गया है, उन प्रॉपर्टी पर आज या तो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं या फिर वो मंदिर आज वीरान पड़े हैं। अब बात करते हैं मथुरा की। यूपी के मथुरा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
यहाँ एक शख्स ने नशे की हालत में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद जब पत्नी की मौत हो गई तो उसने शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। आरोपी के घर वालों को जब संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि दोनों में पहले भी आए दिन विवाद होते रहते थे। इसी बीच शराब के नशे में विवाद के दौरान उसने पत्नी को छत से धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने महिला के शव को खेत से बरामद कर लिया है। अब बात करते हैं परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की। नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने दिल्ली, बम्बई, लखनऊ के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को इसे लेकर नोटिस भेजे हैं। इसके अलावा मुंबई में हेराल्ड हाउस में जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को भी इस मामले में नोटिस भेजा गया है। परिवर्तन निदेशालय की जांच में ये पता चला है कि इस केस में लगभग 988 करोड़ रुपए की काली कमाई हुई है। इस कारण एजेएल की संपत्तियों को 20 नवंबर 2023 को अटैच कर दिया गया था। इसकी कीमत करीब 751 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर एक शिकायत की थी। उन्होंने इस शिकायत में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके साथियों ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली थी। अगली खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आई है। एक महिला ने अपने पिता की चाय में कथित तौर पर नींद की गोलियां मिला दी। फिर उसने अपने प्रेमी को बुलाया और जब वो बेहोश थे तो उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। पुलिस का कहना है कि प्रेमियों ने मिलकर हत्या की साजिश रची क्योंकि उसके पिता रिश्ते के खिलाफ थे। आरोपियों की पहचान रामबाई और उसके प्रेमी राजू दुमार के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों 3 साल से रिश्ते में थे, लेकिन रामबाई के पिता रामकेश यादव को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने रामबाई को राजू से दूर रहने के लिए कई बार कहा था। मंगलवार रात को रामबाई ने योजना के अनुसार अपने पिता को नशीला पदार्थ दिया। जैसे ही वो बेहोश हुए तो उसने राजू को घर बुला लिया। राजू ने कुल्हाड़ी लेकर और सोते हुए रामकेश की हत्या कर दी। दोनों ने हत्या की साजिश की बात कबूल कर ली है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चौथी बार शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष चुना गया है। सुखबीर बादल के अध्यक्ष बनने की घोषणा के साथ ही तेजा सिंह समुद्री हॉल में जयकारों के बीच सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया। शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष चुने जाने के बाद बादल ने कहा कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल की सेवा करने का मौका दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पर खरा उतरूंगा और शिरोमणि अकाली दल के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। अब खबर राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की, जिनके घर पर कड़ा सुरक्षा पहरा लगाया गया है। आगरा के एतमादपुर में राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान रैली में क्षत्रियों ने कल हाथों में तलवार और बंदूकों के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ को देखकर पुलिस के पसीने भी छूट रहे हैं। गढ़ी रामी में 20 बीघे की जमीन पर 4 फीट ऊंचा मंच और पंडाल खचाखच भरा है। राणा सांगा ने सपा सांसद के विवादित बयान को लेकर आक्रोश साफ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस भी अलर्ट है। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर भारी हंगामे के बाद पथराव हो गया। प्रतिमा हटाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना बक्सी का तालाब थाना क्षेत्र के मवई खातरी गांव की है। बताया गया है कि 3 दिन पहले गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा चोरी छिपे स्थापित कर दी गई थी। शिकायत पर जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों ने प्रतिमा हटाने से मना कर दिया। इसके बाद अचानक लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें महिला थाना प्रभारी मेनका सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 5 राउंड टीयर गन का प्रयोग किया। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के फतेहाबाद स्थित गांव कुला में युवक की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक देने का मामला सामने आया है। युवक का शव ढाणी बीजार लांबा में
मुंशीवाला माइनर से मिला था। शव बरामद होने के बाद शिनाख्त हुई तो उसकी पहचान गांव फुला निवासी 38 वर्षीय असवीर सिंह के रूप में हुई। प्राथमिक तौर पर जांच में युवक के शरीर पर चोट के निशान और पैर का पंजा जला हुआ मिला है। मामले में मृतक के चचेरे भाई देवेंद्र की शिकायत पर आरोपी सगे भाई राजेश और भाभी लक्ष्मीना के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि असवीर शराब का आदी था। हत्या आरोपी अपने भाई की शराब छुड़वाना चाहता था। इसको लेकर दोनों के बीच विवाद था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले में खुलासा हो पाएगा। अब खबर विदेश से। इजराइल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाले गए सैनिकों ने गाजा जंग पर सवाल उठाया था। सैनिकों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये जंग अब राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए लड़ी जा रही है। इजराइल के सैन्य प्रमुख और वायुसेना ने सैनिकों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये बर्खास्तगी कब से होगी। इन सैनिकों ने गाजा में चल रहे जंग के खिलाफ आवाज उठाई थी और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल युद्ध विराम की मांग की थी। इजराइल ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को इस वजह से नौकरी से निकाला गया है। बर्खास्त किए गए सैनिकों में ज्यादातर रिजर्व सैनिक है जो हाल ही में गाजा और लेबनान में हुए जंग में शामिल थे। अब खबर बाजार से। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और टैरिफ की चिंताओं में कुछ समय पहले सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $32,000 तक पहुंच गई, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिला। भारतीय बाजार में सोने के दाम में रोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने की कीमतें अपना नया रिकॉर्ड यानी 1 लाख रुपए के स्तर पर जाने के लिए केवल 4,500 रुपए दूर रह गई है। शादी ब्याह का मौसम होने की वजह से 80% ग्राहक रिसाइकलिंग यानी पुराने आभूषणों को नया करवा रहे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।